तो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ट्रेंड्स देखे थे पॉवर्टी के, और हमने जो पैरामीटर ईयर्स लिए थे वो लिए थे 1973 टू 74 से लेकर 2011-12 तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, व्हाट कॉजेज पॉवर्टी। गरीबी किसकी वजह से आती है, उसके प्रोमिनेंट कारण क्या है। अब जो पॉवर्टी की जो कॉजेज हैं, राइटर यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो हैं इंस्टीट्यूशनल और सोशल फैक्टर्स, जिनकी वजह से गरीबी किसी के जीवन में आती है और वो टिकी भी रहती है। जो गरीब लोग होते हैं दे आर डिप्राइव्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। अब इनिशियल ईयर्स में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती बचपन में, तो कुल मिलाकर इस क्वालिटी एजुकेशन की वजह से उनके पास डिग्री नहीं है। डिग्री के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो एक पर्सन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लाइक स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में सीखता है, उन सारी चीज़ों की प्रॉपर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जानकारी भी नहीं है, जिसकी वजह से पर्सन को आगे चलकर एक ढंग की जॉब नहीं मिल पाती है, जिससे वो अपना और अपने परिवार का जो पेट है वो पाल सके। ठीक है, एंड दे आर अनेबल टू एक्वायर स्किल्स, जिसकी वजह से उनको बेटर इनकम मिल सकती है। ऑल्सो एक्सेस टू हेल्थ केयर इज डिनाइड टू द पुअर। और अगर इनिशियल ईयर्स में कोई पर्सन को डिसीज़ लग जाए जो कि काफ़ी लंबे समय तक चले, या फिर किसी बीमारी की वजह से कोई एक बॉडीली ऑर्गन या बॉडी पार्ट परमानेंट डैमेज हो जाए, तो पर्सन आगे चलकर बहुत सारे फील्ड में दूसरे लोगों से compete नहीं कर सकता। उसकी वो हेल्थ केयर उसके सक्सेस की बाधा में उसकी सक्सेस के रास्ते में एक बाधा ज़रूर बनेगी। तो द मेन विक्टिम्स ऑफ कास्ट, रिलीजियस एंड अदर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, दे आर पुअर। गरीब लोग इन सारे सोशल फैक्टर्स के अलावा कुछ और सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर से भी जूझते हैं, जैसे दे आर विक्टिम्स ऑफ कास्ट, रिलीजियस एंड अदर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। इसका छोटा सा एग्जांपल ये होता है, मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर को देखो, या फिर कोई भी मंदिर देखो जहाँ पर लोग बूंदी का प्रसाद चढ़ाने आ रहे हैं, या कुछ भी माता रानी के लिए या फिर हनुमान जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उन मंदिरों में, खास करके बड़े मंदिरों में, गरीब लोगों को एंटर नहीं करने दिया जाता है मत्था टेकने के लिए। वो बाहर लाइन लगा कर बैठे होते हैं प्रसाद लेने के लिए, कि कोई कुछ आएगा, कोई कुछ बिस्किट बांटेगा, जूस के पैकेट बांटेगा, या कोई गाड़ी से उतरेगा और हनुमान जी को या माता रानी को कुछ भी चढ़ाने के बाद उसके बाद बांटेगा। तो जो चौकीदार होता है, जो गार्ड होता है मंदिर का, वो उनको एंट्री नहीं देता है। अब वैसे तो ये चीज़ हम साफ तरीके से अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जो पर्सन है उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं यहाँ पर वो वॉलेट हो रहे हैं, स्पेशली राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 टू 28 तो यही कहता है कि किसी भी पर्सन के खिलाफ कोई डिसमिशन नहीं करी जाएगी अगर पर्सन किसी रिलीजियस प्रेमाइसिस में घुसना चाह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन उसके पहनावे को देखकर, उसके इस चीज़ से अंदाज़ा लगाते हुए कि ये पर्सन गरीब है, 2 वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके फटे पुराने कपड़े हैं, तो मंदिर का जो प्रशासन है और जो भी डिसीजन मेकर्स हैं मंदिर के, तो वो गार्ड को साफ तरीके से इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि इनको अंदर मत आने देना, कोई ज़रूरत नहीं है कि ये मत्था टेकें, ये कुछ आएंगे अंदर और चोरी चकारी करके ले जाएंगे। तो ये एक जो आइडेंटिटी है, जो इमेज बनती है, अगेन ये सोशल कोहेजन को आने नहीं देगी सोसाइटी में। क्योंकि अगर ये घृणा, ये नफ़रत भरी भावना जो लोग मंदिर को या ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूशन को संभाले हुए हैं और जो उसके अंदर बैठे हैं वो ये डिसीजन ले रहे हैं, और कुछ लोग सिर्फ अपने पहनावे की वजह से या फिर उनके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो बाहर बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे सोसाइटी में कभी लोगों के बीच में तालमेल के अच्छा होगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दीज कैन बी कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। जैसे कि मैंने आपको मंदिर का एग्जाम्पल देकर परफेक्ट तरीके से बता दी ये असमानता। सोशल एक्सक्लूजन, जो लोग बाहर बैठे हैं मंदिर के, मतलब एक एग्जाम्पल को पकड़ लो और आप कुछ भी बनाकर लिख सकते हो।
फिर जिनको मतलब अच्छी डिग्री नहीं मिली है या फिर प्रॉपर स्किल्स नहीं मिली इनिशियल लेवल पर, तो दे विल फेस अनएम्प्लॉयमेंट। और चीज़ें जब महंगी होती हैं रोज़मर्रा के जीवन में, इनकम इतनी होती नहीं है, इनकम फिक्स नहीं होती, तो पर्सन कभी कभार लोन ले लेता है। अब लोन ये इंस्टीट्यूशन से तो नहीं मिलेगा, बैंक वगैरह से गरीब लोगों को, तो प्राइवेट जो लोग हैं उनसे लोन ले लिया, तो फिर वो कर्जे के शिकार हो गए। ठीक है, इंडेटनेस उनकी बढ़ती जाती है, एंड देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कंट्री के अंदर। तो एग्रीगेट पॉवर्टी इज जस्ट द सम ऑफ इंडिविजुअल पॉवर्टी। एग्रीगेट वर्ड आप जानते हो, ये वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है, और अगर हम इकोनॉमिक्स की बात को हटाएं तो इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है जब आप किसी भी चीज़ को टोटलिटी में देखते हो। तो टोटल पॉवर्टी वो आपसे कह रहा है कि इट इज़ अ सम ऑफ इंडिविजुअल पॉवर्टी। जैसे हम कहते हैं कि नेशनल इनकम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम, हर एक इंडिविजुअल की इनकम को जोड़ दो तो नेशनल इनकम मिल जाएगी आपको। ऐसे ही देश में जितनी गरीब जनसंख्या है, एक एक करके सबको जोड़ दो, उनकी कितनी गरीबी है, तो आपको एक एग्रीगेट टोटल पॉवर्टी की एक पिक्चर सामने आपके आ जाएगी। पॉवर्टी इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन बाय जर्नल इकॉनमी वाइड प्रॉब्लम्स। कुछ जर्नल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कि गरीबी का कारण बनती हैं, और वो क्या है? लो कैपिटल फॉर्मेशन, स्पेशली लो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि देश में जब सरकार को खर्चा करना चाहिए लोगों के ऊपर उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, लाइक फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, जब ये नहीं होता तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो सकती, स्पेशली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो सकती, या फिर जब वो कम होती है तो। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ डिमांड, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, एंड लैक ऑफ सोशल या फिर वेलफेयर नेट्स। इसका मतलब ये है कि सरकार जो स्कीम्स या पॉलिसीज़ वगैरह लेकर आ रही है वो या तो बन ही नहीं रही है प्रॉपर, या टारगेटेड पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच पा रही है जिसके लिए वो होनी चाहिए। ठीक है, फिर राइटर आपको बता रहे हैं कि चैप्टर 1 के अंदर हमने ये पढ़ा था ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में। हालांकि जो अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे उनका जो इम्पैक्ट था उनके आने का जो भारत में जो लोग थे उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, वो एक डिबेटेबल थिंग है, क्योंकि हमने कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में भी पढ़ा था वैसे तो। क्योंकि ये चीज़ डिबेटेबल क्यों, देखो छूटते ही हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अंग्रेज़ यहाँ पर आए और सब कुछ देखो बर्बाद हो गया। मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर में काफ़ी बार आपको ये चीज़ बताई हुई है, चाहे आप स्टडी IQ के मेरे लेक्चर देखो, 8th क्लास की NCERT के लेक्चर देखो, 8th क्लास के तमिलनाडु की NCERT के लेक्चर देखो। मैंने आपको ये बता रखा है कि अंग्रेज़ जब यहाँ पर थे तो कुछ वर्ग जो थे, कुछ सेक्शन जो हमारी सोसाइटी के थे, वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाएं। अब ऐसे कौन कौन लोग थे? औरतें नहीं चाहती थी कि अंग्रेज़ भारत छोड़ के जाए। अब मैं यूनिवर्सल बात कुछ नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी औरत नहीं चाहती थी कि अंग्रेज़ भारत छोड़कर ना जाए, लेकिन जो औरत देखती थी दूसरी औरतों को कि हमारे समाज में, हिंदू समाज में सती प्रथा चलती है और अंग्रेज़ इसके खिलाफ हैं, सख्त खिलाफ हैं, अंग्रेज़ ऐसे लोगों का साथ देने के लिए तैयार हैं, लाइक राजा राम मोहन रॉय, जो सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाते और अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर कानून भी बनाया। ऑर्थोडॉक्स हिंदू एलिमेंट्स इससे चिढ़े थे, लेकिन फिर भी जो सती प्रथा है अंग्रेज़ों ने करके कैसे भी करके ख़त्म कराया। आप पूरे अंग्रेज़ी हुकूमत के शासन प्रशासन को देख लो, उनके रूल को देख लो, कॉलोनियल रूल की पूरी हिस्ट्री पढ़ लो। अंग्रेज़ सिर्फ अपना काम निकलवाना जानते थे और उनको मतलब भी उसी से था, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था वर्णा सिस्टम से, कौन है ब्राह्मण, कौन है क्षत्रिय, कौन है वैश्य, कौन है शूद्र, कौन है अतिशूद्र, कौन है चंडाला। उनको इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं था। कास्ट फैक्टर की बात कभी भी अंग्रेज़ों ने नहीं उठाई। इसकी वजह से औरतों के अलावा अनटचेबल्स, शेड्यूल कास्ट, शूद्र सेक्शन के जो वंडर सिस्टम के अंदर जो लोग आते हैं, वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाए। तो मतलब एक तरफा बात करना कि अंग्रेज़ों के आने की वजह से सब कुछ बर्बाद था या मतलब सब कुछ तहस नहस होकर रह गया, ये एक बहुत डिबेटेबल चीज़ है। क्योंकि अगर अंग्रेज़ यहाँ पर आते नहीं ना, तो आप किसी न किसी रियासत में बैठे होते। आज मैं किसी न किसी रियासत में बैठा होता
और हमें नहीं पता कि आपकी रियासत मेरी रियासत का युद्ध हो रहा होता, या फिर हमारे माँ बाप कहाँ पे छड़ गए होते। आप मेरे को आपके यहाँ आने तक और आपको मेरे यहाँ आने के लिए वीज़ा या फिर पासपोर्ट बनवाना पड़ता, क्योंकि इंडिया तो 565 प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, एक कॉमन सेंट्रल एजेंसी थी नहीं। और ऊपर से अगर हम अंग्रेज़ों के बर्ताव को देखें कि अंग्रेज़ों ने क्या करा, तो इससे पहले जो सेंट्रलाइज हुकूमत भारत में थी, मुग़ल एम्पायर, उसने क्या कर दिया हमारे बाप दादाओं के लिए, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी जॉब, कौन सी लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंश्योर कर दिया। और चला कौन रहा था देश को, हमारी रियासतों को, या फिर आपके दादाजी के जो दादाजी थे उस टाइम पर, वो अगर उनको कोई तकलीफ़ है, दुख तकलीफ़ है, तो वो मदद मांगने किसके पास जाएं। और क्या जिसके पास वो मदद मांगने जा रहे हैं वो ऐसा पर्सन है कि हर चीज़ का निवारण कर सकता है, हर रिसोर्स है क्या उसके पास, और उसके डोमेन जो है वो कहाँ तक फैला फैला रहेगा, क्या पूरे हिंदुस्तान की वो सेंट्रल टेंडेंसी है संभाल रहा है वो पर्सन, या उसकी हुकूमत, या फिर एक लोकल एरिया तक ही वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और आपकी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी राज्य के बाहर हो, आपकी राज्य की सीमा के बाहर हो। तो हमारा भारत काफ़ी उथल पुथल था। अंग्रेज़ों के आने की वजह से हमारे देश में डेमोक्रेसी आई, हमारे देश में इलेक्शन सिस्टम आया, हमारे देश में लॉ मेकिंग बॉडी बनी। पहली बात है, लॉ मेकिंग बॉडी को तो छोड़ो, लॉ जैसी चीज़ को पहचाना गया कि हर चीज़ का एक कानूनी दायरा होता है, हर एक चीज़ जो होनी चाहिए वो लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई पर्सन देश में अगर रूल ऑफ लॉ जो देश जिस देश ने अपना लिया है, तो कोई पर्सन ये नहीं कह सकता कि मैं तो नहीं मानता इस लॉ को, मैं क्यों मानूं, मानना तो पड़ेगा। चाहे कोई भी हो, आप रेड लाइट पे गाड़ी तो आपको रोकनी पड़ेगी, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। ट्रेन का जो एक स्केड्यूल टाइम है, आप रेलवे ड्राइवर के सर पे गोली नहीं रख सकते हो कि मेरे को जल्दी पहुंचना है तो ट्रेन जल्दी चला, मैं लेट हो रहा हूँ, तो भाई सभी यात्री लेट हो रहे हैं। रूल ऑफ लॉ से छोटी से छोटी व्यवस्था और बड़ी से बड़ी व्यवस्था देश की औरनेत हो जाती है, कोई बदतमीजी नहीं करता, और जब कोई करता है तो पुलिस प्रशासन या फिर जो न्यायालय हैं वो उसको दंडित करते हैं, या तो इम्प्रिजनमेंट या फाइन या बोथ। तो ये चीज़ मैंने आपको मतलब ये सब चीज़ें आप जानते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैं बातें बोल रहा था मतलब आप इसके बारे में बिल्कुल फेमिलियर ही नहीं हो। लेकिन राइटर आपको ये जो बता रहा है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया इस बात को कि अंग्रेज़ों का जो अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी उसका जो इम्पैक्ट था हिंदुस्तानियों के ऊपर, हम ये नहीं कह सकते पूरा बुरा था। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे सेक्शंस ऐसे भी मिलेंगे जो नहीं चाहते थे कि भाई अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाए, उनको ये लगता था अंग्रेज़ ही रह जाए यहाँ पर, हिंदुस्तानी चले जाए ब्रिटेन। सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ से जो पीड़ित थे वो थे अनटचेबल, शूद्र सेक्शन, औरतों की परिस्थिति बहुत बेकार थी। हर औरत का, अगर वो हिंदू धर्म की औरत है तो उसका सुनिश्चित था ये बनना कि 99% औरतें विधवा बनेंगी ही बनेंगी, और उनको सती प्रथा से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि विधवा अगर हो गई, पति पहले मर गया, तो सती प्रथा तो करना ही पड़ेगा। और विधवा क्यों होंगी 99% क्यों गारंटी इस चीज़ की, क्योंकि बूढ़े बागड़ बिल्ली की उम्र के बंदों से, जो उनकी बाप की उम्र का है, उनसे भी ज़्यादा बड़ी उम्र का, उनसे उनकी शादी हो जाती थी, और वो भी कच्ची उम्र में। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम लॉजिकल बात करें, जब तक उसके पति को या फिर इस लड़की को कोई सांप ना काट ले, या कोई वैसे मर ना जाए रोड एक्सीडेंट में, या कहीं से गिर गई या बिजली के तार से चिपक गई, तब तो ये पहले चली जाए, तो बहुत तो चलो अलग बात है। लेकिन उम्र के हिसाब से और लॉजिकल बात अगर हम करें, तो जो 10-15 साल आपसे जो बड़ा एक इंसान है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो ऐसे ही होगा कि वो जल्दी जाएगा इस दुनिया से एज़ कम्पेयर टू यू। तो बहुत सारी औरतें इस टाइम पर, लड़कियां इस टाइम पर ये भी सोचती थी कि हमारे साथ कोई आपदा हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, हम पहले मर जाएं, ये ज़्यादा बेटर है रेदर देन सती प्रथा करना। तो देयर इज़ नो डाउट दैट देयर वॉज अ सब्सटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकॉनमी। मानते हैं कि अंग्रेज़ों के आने की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, वो लुटेरे थे व्यापारियों के बेस में, और सारा माल हमारा लूट कर ले गए। हमारा जो देश सोने की चिड़िया था उसको मिट्टी की चिड़िया बना दिया उन्होंने, मानते हैं। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लोगों की थी वो भी बहुत ऐसी थी कि
वो डिटेरियोरेटेड थी, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, लोगों को बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो थी उनके पास नहीं थी, और अंग्रेजों ने इसके लिए कोई प्रयास करा भी नहीं. देयर वॉज सब्सटेंशियल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. अंग्रेजों ने इंडस्ट्रीज़ की कोई बहुत खास नींव रखी नहीं. आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये देखा था. उन्होंने मेजरली क्या इंडस्ट्रीज सेटअप करी थी. टाटा टाटास को जो है आयरन कंपनी खोलने के लिए और एयरप्लेन्स की नींव रखने के लिए एक ठेकेदारी दे दी गई थी, जिसमें टिस्को उन्होंने खोला और टाटा एंड सन्स ने एयरप्लेन्स की पहली नींव रखी. इसके अलावा आप जानते हो कि जूट इंडस्ट्रीज़ खुली बंगाल के अंदर, कॉटन इंडस्ट्रीज़ खुली महाराष्ट्र में, गुजरात के अंदर, फिर कुछ पेपर, शुगर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी. यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत कोई खास बेस नहीं था. चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको मैंने उसी जगह पर जहाँ इंडस्ट्रीज़ की डिस्कशन करवाई थी, एक कैपिटल गुड इंडस्ट्री का भी मैंने आपसे जिक्र करा था कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री की यानी कि वो इंडस्ट्री जो कि लेबर इंटेंसिव ना होकर कैपिटल इंटेंसिव होती है, यानी कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पर चलती है. लेकिन टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर थी नहीं. ठीक है, तो देयर वॉज सब्सटेंशियल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. और हमारी जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसका भी बेस इन्होंने बिगाड़ कर रख दिया था, क्योंकि हम लोग सामान हाथों से आराम आराम से बनाते थे. ये याद है सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी, जिसमें ये इंडिया को इन्होंने एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल्स का टू ब्रिटेन एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन. तो ये बल्क में गुड्स वहाँ की इंडस्ट्री से बनाकर इंडिया के अंदर डंप करते थे और वो सस्ते होते थे. तो मैंने आपको बताया भी था, जब बात अपनी इनकम पर, अपनी रोजी रोटी पर आ जाती है, तो देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है. हिंदुस्तानियों को नेशनल लीडर्स ये समझा रहे थे कि ब्रिटिश गुड्स यूज़ करना बंद कर दो, उनका बॉन फायर करो, सारे कलेक्ट करो, सड़कों पे आकर जलाओ इनको. लेकिन खादी कपड़ा या फिर कोई भी जो वस्त्र है जो हिंदुस्तानी के हाथों से बना हुआ है वो महंगा मिलता था, वो टाइम कंज्यूमिंग होता था, स्पेशली खादी का कपड़ा. तो लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि उनको जो चीज़ 50 गुना सस्ते रेट पर जो मिल रही है और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, लुक्स में भी बहुत अच्छी है, तो हम अफोर्ड भी वही कर सकते हैं, तो हम क्यों ना लें उसको. तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ना कि ब्रिटिश गुड को पूरी तरह से त्यागो, हालांकि आप बुक्स में पढ़ते हो थ्योरेटिकली कि हाँ बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने बॉयकॉट करा, बॉन फायर ऑर्गेनाइज होते थे, लेकिन अगर आप इसकी एक्चुअल पिक्चर्स देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा लोग इसको लंबे समय तक टिका नहीं पाते थे. कैसे टिकाएंगे? देशभक्ति की भावना आपकी रोटी आपकी क्या कहते हैं पेट में रोटी थोड़ी ना पहुंचा देगी. और हर किसी में इतना मोटिवेशन नहीं होता कि कल को गांधी जी अगर ये एक्सपेक्ट कर लें सबसे कि सब लोग मेरे जैसे फास्टिंग करें, मेरे जैसे सोचें. आप जनता से एक यूनिवर्सल लेवल पर आकर के देश में हर एक व्यक्ति एक जैसा एंथुसियाज्म मोटिवेशन के साथ एक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है. ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जो वर्ल्ड के मेजर रेवोल्यूशंस में देखा गया है, जब जो क्रांतिकारी जो जिस क्रांति को लीड कर रहे हैं वो लोगों को ये सुनिश्चित करते हैं तुम्हारा घर परिवार सेफ रहेगा और तुम्हें रोटी कपड़े इन सब की कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन बैक ऑफ द माइंड जब आपको क्रांतिकारी भी बनना है, देश को आज़ाद भी करवाना है, देशभक्ति की भावना भी जगानी है और खुद अपनी रोटी का इंतजाम करना है, तब ये देशभक्ति की भावना ज़्यादा लंबे समय तक कायम नहीं रह सकती है. इतिहास इसका गवाह है. देयर वॉज अ सब्सटेंशियल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल. Imports of manufactured cotton cloth from Lancashire in England displaced much local production. जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ से गुड्स आते थे, वो डंप होते थे यहाँ पर, और उनकी क्वालिटी अच्छी होती थी, बहुत जल्दी जल्दी मैन्युफैक्चर्ड होते थे और सस्ते भी होते थे. तो इंडिया रिवर्टेड टू बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन यार्न नॉट क्लोथ. पहले इंडिया कॉटन क्लोथ वगैरह बेचता था. मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक बॉक्स करवाया था दूसरे पेज पर, जिसके अंदर हमने मलमले शाही या फिर जिसको हमने एक नाम दिया था डक्कई मुस्लिम, ठीक है, जो ढाका से आता था उस टाइम का, जो डक्का नाम था उसका. आज के समय में जो बांग्लादेश की कैपिटल है, हम लोग कपड़े टेक्सटाइल्स का व्यापार बहुत अच्छा करते थे और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में रहता था. अंग्रेज़ों के आने की वजह से इन्होंने हमारे देश की नींव बिगाड़ कर रख दी कि इन्होंने इंडिया को, जो इंडिया फाइनल गुड्स एक्सपोर्ट करता था, अब इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है. और इंडिया बाहर से इनकम लेता था एक्सपोर्ट करने की वजह से, अब इंडिया बाहर से जो है ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वगैरह से अपने देश में गुड्स को इंपोर्ट करवा रहा है. ठीक है, तो एज ओवर 70% ऑफ इंडियंस वर एंगेज इन एग्रीकल्चर थ्रू आउट द ब्रिटिश राज पीरियड. और ये आंकड़ा बदलता रहता है, आप देखते रहते हो बुक्स में अलग अलग चैप्टर्स में 70 to 85%. ठीक है, तो इम्पैक्ट जो था, द इम्पैक्ट ऑन दैट सेक्टर वॉज मोर इम्पॉर्टेंट ऑन लिविंग स्टैंडर्ड्स देन एनीथिंग एल्स.
एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एंगेज थे। तो अगर राइटर आपको ये कह रहा है कि अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड्स उन लोगों की देखें इस ज़माने के अंदर जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड थे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो हमें एक बेटर पिक्चर मिल सकती है कि ओवरऑल एक यूनिवर्सल इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड क्या था लोगों का। ब्रिटिश पॉलिसीज़ कुछ इस प्रकार से बनाई गई थी, फॉर्मुलेट करी गई थी, विच इन्वॉल्व शार्पली रेजिंग रूरल टैक्सेस, जिसकी वजह से मर्चेंट्स और जो मनी लेंडर्स हैं वो लार्ज लैंड ओनर्स बन गए। और यहीं से शुरुआत होती है कि अंग्रेज़ों ने एक हवा दी ज़मींदार्स को, और ज़मींदारी सिस्टम यहाँ पर आना शुरू होता है। अंग्रेज़ों के कार्यकाल में भारत जो है वो फूड ग्रेन्स के मामले में एक मेजर एक्सपोर्टर बना, एंड एज अ रिजल्ट एज मैनी एज 26 मिलियन पीपल डाइड इन फेमिन्स बिटवीन 1875 एंड 1900। एक बंगाल फेमिन भी आया था, ठीक है। और फूड क्राइसिस जो थे वो तो हमारे देश में अलग अलग कोनों में हिस्सों में आते ही रहते थे। अंग्रेज़ों का जो मेन मकसद था फ्रॉम द राज, मतलब कब्जा करना हमारे देश के ऊपर और ये सब कुछ कंट्रोल करना, ब्रिटिश राज, वर टू प्रोवाइड अ मार्केट फॉर ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स, कि उनके गुड्स बिक सकें यूरोपियन मार्केट में, इंडियन मार्केट में, ठीक है। और रॉ मटेरियल पूरा का पूरा जो उन गुड्स को बनाने के लिए जो यूज़ हो वो भारत से जाए। टू हैव इंडिया सर्विस इट्स डेट पेमेंट टू ब्रिटेन, जितना भी कर्जा है वो भारत की तिजोरी से ले लेकर चुकाया जाएगा ब्रिटेन का। एंड फॉर इंडिया टू प्रोवाइड मैन पावर फॉर द ब्रिटिश इंपीरियल आर्मीज। और ब्रिटेन आप जानते ही हो, ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता था, वन ऑफ द वर्ल्ड का लीडर था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत एक्टिव रोल प्ले करता था। एज वेल एज छोटे छोटे जो वॉर्स ये यूरोपियन देशों में जो लड़ते थे उसमें भी ब्रिटेन एक एक्टिव पार्टिसिपेंट था अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए। तो उसमें ब्रिटेन हमसे ये एक्सपेक्ट करता था, और ऐसा उसने करा भी, जो उसने सोचा वो उसने उस टाइम पर करा भी, कि उनके पास तो इतनी जनसंख्या थी नहीं, जनसंख्या हमारे पास थी, तो अपनी आर्मीज़ में हिंदुस्तानियों को भर्ती ये लोग कर लेते थे। लेकिन वो अलग बात है कि टॉप लेवल पर नहीं पहुंचने देते थे। हमेशा जो कमांडिंग ऑफिसर रहेगा वो वो गोरी चमड़ी का रहेगा, अंग्रेज़ रहेगा वो हमेशा। तो ब्रिटिश राज ने मिलियंस ऑफ लोगों को एम्पावरेज करा इंडिया के अंदर। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको लूटा गया। हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो गुड्स बनाती थी एट लो प्राइसेस फॉर द ब्रिटेन, और हमारे फूड ग्रेन्स भी एक्सपोर्ट करे जाते थे। स्पेशली जब विश्व युद्ध का जब टाइम चल रहा था तो हमारी इंडस्ट्रीज़ को ये बोला गया था कि आप जूते, जैकेट्स, हेलमेट्स, ये सब कुछ चीज़ें बनाओ जो कि वॉर में काम आती हैं, और सारे फूड ग्रेन्स को बॉर्डर्स की तरफ या फिर ब्रिटेन की तरफ एक्सपोर्ट करो, क्योंकि हमारे सैनिकों को उसकी आवश्यकता है, वो विश्व युद्ध लड़ रहे हैं। बड़े सारे लोग भुखमरी का शिकार इस कदर होते हैं कि हमारे देश में मतलब क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे देश में फेमिन आ जाता है और भुखमरी हर जगह छा जाती है। जब 1857 की क्रांति हुई थी इन 1857 टू 58, लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक गुस्सा उमड़ पड़ा था, लोग आग बबूला हो गए थे, ठीक है। उन्होंने बड़े सारे जो लोकल लीडर्स, जो लोकल जमींदार और बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको ओवरथ्रो कर दिया था, ठीक है। स्पेशली वो इस बात से भी नाराज़ थे कि उन पर हाई टैक्सेस लगाए जाते थे, स्पेशली पीजेंट्स पर, ठीक है। और ये सब कुछ तब्दील हुआ एक क्रांति में, एक रिवोल्ट में, जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग देश के कोनों से अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए, जिसमें जो रिवोल्ट करा वो उन लोगों ने स्टार्ट करा रिवोल्ट जो कि तंग आ चुके थे अंग्रेज़ी हुकूमत के अंतर्गत काम करने से। सिपाहीज, इंडियन ट्रूप्स, जिनको कमान करा जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, जैसे मंगल पांडे ने अपने ही ऑफिसर इंचार्ज को गोली मार दी थी, ठीक है। आज भी एग्रीकल्चर जो है वो एक प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, और लैंड जो है प्राइमरी एसेट होता है गांव में रहने वाले लोगों के लिए। ओनरशिप ऑफ लैंड, कि आपके पास कोई ज़मीन है या कोई भी ज़मीन छोटी या बड़ी, ठीक है, बड़े साइज़ की, छोटे साइज़ की, उसका जो मतलब वो ज़मीन की रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर हो रखी है। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, डिटर्मिनेंट होता है ये देखने के लिए कि पर्सन की मटेरियल वेलबींग कितनी है। एंड दोज हु ओन सम लैंड हैव अ बेटर चांस टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। एटलीस्ट ज़मीन तो है। आज़ादी के बाद से ही जो सरकार है उसने बड़े सारे प्रयास करे कि लैंड को कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाए। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया तब पैदा होती है जब किसी भी जगह पर, किसी भी देश में लैंड जो है, लैंड एज एन एसेट कुछ हाथों में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और बाकी लोगों के पास नहीं है। तो सरकार ने, आप जानते हो, बड़े सारे लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स लिए थे, लाइक एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है,
और लैंड सीलिंग एक्ट, हालांकि उसमें लूप होल्स है, मैंने आपको बताया था, वो रिश्तेदारों वगैरह के नाम पर लैंड को रजिस्टर करवा लेते थे ज़मींदार वगैरह। तो गवर्नमेंट हैज़ अटेम्प्टेड टू रिडिस्ट्रीब्यूट लैंड एंड इट हैज़ टेकन लैंड फ्रॉम दोज जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में लैंड था, और उनको लेकर ऐसे लोगों में बांटा गया जिनके पास नाम मात्र के बराबर भी लैंड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, और वो दूसरों के लैंड पे काम करते थे, ठीक है, एज वेज लेबरर्स। लेकिन ये जो प्रयास था भारत की सरकार का आज़ादी के बाद, इट वॉज सक्सेसफुल ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, क्योंकि लार्ज सेक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर जो थे दे वर नॉट एबल टू फार्म द स्मॉल होल्डिंग्स। मतलब अगर उनको ज़मीन मिल भी गई है तो आपको ज़मीन मिलने से ये कैसे आप सुनिश्चित हो सकते हो कि आपको ज़मीन मिल गई और आप खेती बाड़ी करने लग जाओगे। आपको जो खेती बाड़ी करने के लिए रिक्वायर्ड इनपुट जो चाहिए होते हैं उसके लिए आपको लागत भुगतनी पड़ेगी। अब वो लागत नहीं आ रही है कहीं से भी, आपको अगेन लैंड होते हुए भी किसी और के खेत पर काम करना पड़ेगा अगर आपको अपने खेत पर कुछ उगाना है। बीज लाने के लिए पैसा चाहिए, फर्टिलाइजर लाने के लिए पैसा चाहिए, वीडीसाइड्स लाने के लिए पैसा चाहिए, पेस्टिसाइड्स लाने के लिए पैसा चाहिए, फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? मान लो कि भले ही छोटा सा लैंड है, कमरे जितना बराबर एक ज़मीन है, लेकिन लागत तो लगेगी ना, वो लागत ही नहीं है ना, ठीक है। तो दिस मूव वॉज सक्सेसफुल ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट as large sections of agriculture workers were not able to farm the small holdings that they now possess। ज़मीन तो मिल गई, लेकिन खेती बाड़ी कैसे करनी है, और ये भी पता है कि करनी कैसे है, लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो दिक्कत उनकी क्या थी, उनके पास या तो पैसा नहीं था या फिर स्किल्स नहीं थी कि वो अपने लैंड को प्रोडक्टिव बना सकें। और भारत की सरकार को उस टाइम पर एक्सपर्ट्स मतलब ताने भी मारते हैं और कोसते भी हैं कि ऐसे तो आपने बहुत सारी लैंड होल्डिंग्स जो हैं वो बर्बाद करवा दी। क्योंकि जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, सरकार कभी भी हमारे देश में आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर इंटरेस्टेड नहीं होती है, एक्सेप्ट अगर आप एक खेत होल्ड करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उसको छीन लेगी, लेकिन सरकार जैसे ये रिफॉर्म मेजर्स लेकर आ रही थी, ठीक है, हम जानते हैं कि ये हिट एंड ट्रायल मोड पर थे, सरकार थोड़ा सा देख रही थी कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है, एटलीस्ट ज़मीन सारी एक हाथ में कंसंट्रेटेड ना रहे, बड़े बड़े ज़मींदारों के पास और लैंड होल्डर्स के पास एक गांव में पूरी पूरी ज़मीन उन्हीं के पास एकत्रित होकर ना रहे, वो इकट्ठी होकर ना रहे, और भी लोगों को मिले। लेकिन वो सारी बातें ठीक है, लेकिन जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है या जिसके पास पैसा ही नहीं है, तो वो अपने ज़मीन को अगर ऐसे ही छोड़ देगा, जो कि अभी तक उपजाऊ भूमि है जिस पर खेती बाड़ी हो सकती है, तो फिर उस ज़मीन के हिस्से पर जहाँ पर अभी तक अनाज उग रहा था या उग सकता है, तो फूड ग्रेन्स तो फिर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं। ये वन ऑफ द रीजंस था कि हम अमेरिका से ग्रेन्स इंपोर्ट कराते थे, और हम इस असमंजस में थे कि लैंड रिफॉर्म्स लाने के बावजूद भी हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं हो रही है। ये इसका एक सोल रीज़न है जो पहली बार आपके सामने आया है। अगर आप इस लाइन को गहराई से पढ़ोगे, इस जो भी ये वाला जो लेक्चर आप इसको ध्यान से समझोगे, तो आपको समझ में आएगा। सरकार देखो, अभी तक जो एग्रीकल्चर लैंड थे वो बिग लैंडलॉर्ड जमींदार के हाथ में थे, उनको सब कुछ पता है, उनके पास रिक्वायर्ड मशीनरी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ है, सारा पैसा है कि खेत में कोई भी हिस्सा छूटे ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ उगता ही रहे। लेकिन अब जब सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट या फिर लैंड रिफॉर्म जब सरकार लेकर आती है, और जब सरकार जब ज़मीन बांटना शुरू करती है, तो सरकार को ये नहीं पता था कि बहुत सारे लोगों के पास मतलब पैसा नहीं है, रिक्वायर्ड इनपुट्स नहीं है, मशीनरी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। तो एग्रीकल्चर लैंड आपने बांटा सारे लोगों में, अच्छी बात है, आपने रिसोर्सेज की कॉन्सेंट्रेशन इन फ्यू हैंड्स जो था इस चेन को तोड़ा, बहुत अच्छी बात है। आपने ज़मीन छोटी या बड़ी जैसे मर्जी डिस्ट्रीब्यूट करी हो, छोटे और मझले किसानों में, कल्टीवेटर्स में, बहुत अच्छी बात है। यू आर प्रो पुअर, यू आर प्रो वेलफेयर सरकार, समझ में आता है। लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड है जिसकी प्रोडक्टिविटी हो सकती है, लेकिन किसान को ज्ञान नहीं है, किसान के पास पैसा नहीं है। तो ऐसे अनगिनत किसान होंगे जिनको आपने ऐसी ज़मीन बांट दी होगी, लेकिन वहाँ पर कुछ उग ही नहीं रहा है। अब वो उग नहीं रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि उनको अपना पेट भरना है, कुछ अनाज तो उगते उगते कभी ना कभी मार्केट में भी तो आएगा। तो डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, एक तो अनाजों की कॉस्ट बढ़ रही थी, अब अनाज थे भी कहाँ मार्केट के अंदर, ये भी एक एक्स्ट्रा किल्लत है। इसलिए PL 480 प्रोग्राम की तरफ हम लोग ओरिएंट होते हैं, और अमेरिका से हमें अनाज इंपोर्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो लाइन थी ये क्या थी, ये हाँ ठीक है, इसके उनके पास स्किल्स भी नहीं थी टू मेक द लैंड प्रोडक्टिव, एंड द लैंड होल्डिंग्स वर टू स्मॉल टू बी वायबल। मतलब किसी किसी के पास, जिसके के पास नॉलेज भी थी तो
ज़मीन बहुत छोटे हिस्से में मिली हुई थी जिसमें किसान अगर अपने लिए भी उगाना चाहे तो उसके लिए भी वो पर्याप्त नहीं था. ऑल्सो मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स फेल टू इम्प्लीमेंट लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज. ये जो लैंड सीलिंग एक्ट वगैरह उधर अच्छे से इंप्लीमेंट हुए नहीं. जैसा कि आपने देखा था कि कोर्ट में कैसे चले जाते थे, सालों सालों केस लटका रहता था, ठीक है, और रिश्तेदारों वगैरह के नाम पर वो ज़मीन करवा लेते थे. तो लूप होल्स तो थे कुछ कुछ एक्ट में, कुछ कुछ लेजिस्लेशन में. फिर लार्ज सेक्शन ऑफ द रूरल पुअर इन इंडिया आर स्मॉल फार्मर्स. ये हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो किसानी वर्ग के जो लोग हैं वो छोटे और मझले किसान हैं. द लैंड दैट दे हैव इज इन जनरल लेस फर्टाइल. उनके पास जो ज़मीन है वो कम उपजाऊ है और वो बारिश के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि उनके पास इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती है. उनका जो सर्वाइवल है दे डिपेंड ऑन सब्सिस्टेंस क्रॉप्स. सब्सिस्टेंस क्रॉप्स मतलब उन्होंने एग्रीकल्चर करा, क्रॉप्स उगाए, लेकिन अपने लिए उगाए. दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम ओवर प्रोटेक्शन कर लें और अपने लिए भी बचा लें फिर मार्केट में भी बेच दें, नहीं. और कैश क्रॉप भी नहीं उगा सकते हैं कि उनको पता नहीं कि फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी, हम इतनी लागत से कैश क्रॉप को उगाएं, मार्केट में उसके दाम भले ही अच्छे मिल जाते हैं कि कल को उस पैसे को लाकर जब हम कैश क्रॉप उगाकर उसको बेचेंगे हार्वेस्टिंग के बाद हमें दाम इस कदर मिल जाएगा कि हम अपने लिए फूड ग्रेन्स भी खरीद सकते हैं और पूरे साल परिवार के जो 100 काम होते हैं उसके लिए पैसा भी हमारे पास आ जाएगा. लेकिन वो रिस्क नहीं ले सकते हैं. एंड समटाइम्स ऑन लाइफ स्टॉक ऑल्सो, कि खेती बाड़ी के अलावा वो एक बगल में छोटा सा फार्म यार्ड बनाकर या फिर 2-4 बकरियां, 1-2 भैंसे वगैरह रखकर अपना दूध वगैरह का गुजारा करते रहते हैं कि घर में बच्चों को दूध मिल जाए सुबह और चाय वाय तो बनती रहे, ठीक है. विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड विदाउट ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड. जैसे जैसे आबादी का एकदम से विस्फोट हुआ और कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास थे नहीं, तो पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड जो सरकार ने जैसे ये जो लैंड रिफॉर्म मेजर्स चलाए ना और सब छोटे मजले किसानों को जो ज़मीन बांटी, तो अब एक एक इंडिविजुअल के नाम पर जो ज़मीन थी, ठीक है, जिस पे खेती बाड़ी हो सकती थी, कल्टीवेशन हो सकती थी, वो डिक्लाइन होती चली गई. क्यों होती चली गई? बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग. इसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में पूरा 1 घंटा लगाकर ये चीज़ कवर करवाई थी. एग्रीकल्चर की जो हमारी सीरीज थी जीएस पेपर 3 की, जिसको हमने स्टार्ट कर रखा था स्टडी आईक्यू की बुक से, वहाँ पर मैंने आपको फ्रेगमेंटेशन लैंड होल्डिंग का कंसेप्ट बताया था कि इसका एक फिनोमेना ये होता है कि आपके पास एक एग्रीकल्चर लैंड, चलो आपको उस ज़माने में मिल गया, आपके बाप दादाओं को मिल गया, ठीक है, ये है 5 एकड़ का लैंड है. अभी तो ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि 5 एकड़ का लैंड है हमारे नाम पर, क्या कहते हैं, हमारे ख़ानदान के नाम पर. आगे चलकर जब जनरेशन 1 आएगी, जनरेशन 2 आएगी, जनरेशन 3 आएगी, पहली जनरेशन ने बोला नहीं हम सब मिल बांट के इसमें खेती करेंगे, हमें अपने नाम पर नहीं चाहिए, हम भाइयों भाइयों के बीच में, भाई बहनों के बीच में कोई बंटवारा नहीं करने वाले. सेकेंड जनरेशन ने भी ये बोला. थर्ड जनरेशन में अब थोड़ा सा ये आ गया कि यार कौन जाके गांव में ज़मीन संभालेगा, क्या संभालेगा, लेट्स डिवाइड दिस ज़मीन. एक भाई बोलता है नहीं मैं अपना हिस्सा करने जा रहा हूँ, मैं तो बेच रहा हूँ, ठीक है, तो उसने अलग ले लिया. अब जब एक अलग हो रहा है तो ख़ानदान में बात ये चली कि चलो इस ज़मीन के 5 हिस्से कर लिए जाएं. तो अब जो 5 एकड़ टोटल था फैमिली के पास, अब मान लो कि 4 भाई हैं, एक उनकी बहन है, एग्जाम्पल के तौर के लिए ये नंबर ले रहा हूँ मैं, ठीक है. अब 1-1 एकड़ वो ज़मीन बढ़ गई. आगे जाकर इनके बच्चे हुए, वो और भी बदतमीज़ निकले कि हम नहीं संभालेंगे गांव में जाके प्रॉपर्टी, ये काम आपका है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अमेरिका जाना है पढ़ने के लिए, कल को वो करना है, और इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो फालतू में जो ज़मीन पड़ी हुई है इससे इतना क्या लगाव रखना है, इसको बेच दो. ऐसे कर कर इन्होंने ये ज़मीन बिकवा दी. या फिर इसके और हिस्से हो गए, जब उनके बच्चे हुए तो जो 1 एकड़ है ये 0.5 एकड़ में बट गया इनके 2 बच्चों के बीच में. तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग. ज़मीन खानदान की ही थी, लेकिन आगे चलकर जनरेशन में जब वो बंटवारा होता चला जाए, अब ये आप कहोगे कि सर ज़रूरी है क्या बंटवारा होगा? बिल्कुल ज़रूरी है, बंटवारा हुआ है. क्यों? अगर आप सोशियोलॉजी जानते हो थोड़ी बहुत और अगर आप लॉजिकल वे में इस चीज़ को डील करो, ज़मीन का फ्रेगमेंटेशन हुआ है और बहुत तेज़ी से हुआ है. बिकॉज अब लोग प्रेफर नहीं करते हैं जॉइंट फैमिली में रहने के लिए. जॉइंट फैमिली में लोगों को लगता है कि उनकी लिबर्टी, उनकी फ्रीडम, उनकी आज़ादी, उनका करियर ओरिएंटेशन, ये सब बर्बाद हो जाता है. लोग अब न्यूक्लियर फैमिली को प्रेफर करते हैं. अब ये कोई चीज़, ठीक है, आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा वेस्ट में जो लोग ऐसा करते हैं उनको देखकर हिंदुस्तानी भी अब ऐसा करने लगे हैं, लेकिन लोगों को लिबर्टी और उनकी फ्रीडम, उनकी आज़ादी ज़्यादा प्यारी होती है. शादी के बाद भी जॉइंट फैमिली में रहना यानी कि कपल्स के लिए घुटन रहना. इफ़
वन ऑफ द स्पाउस इज वर्किंग, ठीक है, तो सामने वाला ये नहीं चाहता कि पूरा दिन वो काम वाली की तरह काम करती रहे घर पे बैठकर। उसके भी कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ सपने, उसको आगे बढ़ना है। और उस चीज़ में अगर इन लॉज अगर साथ ना दें या उसके गोल को समझे ना, ऑब्वियस ही बात है द फीमेल स्पाउस जो है, वाइफ जो है, वो प्रेशर डालेगी हस्बैंड के ऊपर कि हमें मुझे अलग रहना है, मैं तुम्हारे घर पे कोई नौकरानी बनने नहीं आई हूँ। इस फिनोमेना की वजह से जब ये कलेशें हमारे देश में 2 डिकेड पहले बढ़ी थी, सोशोलॉजिकल फिनोमेना है ये, आपको एक केस स्टडी रियलिस्टिक बता रहा हूँ, आप मेरे लेक्चर्स को देखना, उसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। जब ये कलेशें हमारे देश में बढ़ना शुरू हुई थी और फिर उसकी वजह से जब बीवियाँ इसी बात पर घर छोड़ छोड़ के जाने लगी थी, वहाँ से अब तेज़ी में एक ट्रेंड आ गया कि शादी के बाद अब माँ बाप लड़के के खुद ही बोल देते कि तुम दोनों शांति व्यवस्था से जैसा बहू को रहना वैसे रहो, अपना घर परिवार मत उजाड़ो हमारे चक्कर में, अब तुम्हें जीवन भर एक दूसरे का साथ निभा के ही रहना है। क्योंकि इंसान कुछ भी झेल सकता है, आप किसी भी कंट्री के इंसान को पकड़ लो, कुछ भी झेल सकता है, उसको बिस्तर पर जाते वक्त ना टेंशन नहीं चाहिए। आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके पास अरबों खरबों रुपए हो, आप नोटों के बिस्तर के ऊपर सोते हो, लेकिन आए दिन आपके जीवन में आपका पार्टनर कलेश मचाता रहता है, या फिर आप बेल्टों से मार खाते हो, या फिर आपकी जो तू तू मैं हैं, या फिर जो लड़ाई झगड़ा है उसका पूरा नंगापन सड़क पर लोग देखते हैं, ऐसी ज़िंदगी आपको चाहिए? या फिर आप ठीक ठाक पैसा कमाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की कृपा से सब ठीक है, बैलेंस है, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हो आप, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हो, आपका सब कुछ व्यवस्था चल रही है, लेकिन शांति व्यवस्था घर परिवार में बहुत है, बहुत पीसफुल माहौल है, ऑब्वियसली बात है, आप किसी भी पर्सन से पूछ लो, पर्सन पीस को ही प्रेफर करेगा अनटिल अनलेस यू आर नॉट अ टेररिस्ट। द इनकम फ्रॉम दीज स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द फैमिलीज बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब जब बंटवारा होता चला गया, तो जब पहले पूरे खानदान के पास 5 एकड़ का जो अनाज आता था, सब में बढ़ जाता था कि ये उन बुआ के घर पे आटा पहुंचा देना, सरसों का तेल पहुंचा देना, चने की बोरी पहुंचा देना, तो जब खेती बाड़ी होती थी, हार्वेस्टिंग होती थी, तो पूरे फैमिली के मेम्बर्स में बांट के खा लेते थे। आगे वाली जनरेशन को ये चीज़ समझ में नहीं आई, अरे एग्रीकल्चर ये तो बकवास होता है, कौन जाके गांव में खेती बाड़ी करेगा, कौन संभालेगा, हमें डर भी है कल को ज़मीन पर कब्जा हो जाए, वो शुक्ला अंकल के ज़मीन का कब्जा हो गया, उनका देखो बेटा अभी तक कोर्ट केस लड़ रहा है, 8 साल हो गए। ये सब जो डर जो हमारे समाज में फैला, और जब घर परिवारों में आगे वाली जनरेशन की आपसी तू तू मैं बढ़ने लगी, जब बीवियाँ ऐसी आई लोगों की कि जिनका करियर ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, जॉइंट फैमिली से उन्होंने अलग करवाना शुरू करा और उन्होंने शहरी ज़िंदगी को पकड़ना शुरू करा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके पीछे, मैं किसी एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर रहा, ये रियलिस्टिक बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप ये अपने आसपास देखते होगे, आप में से जो लोग मैरिड हैं आपने ये सहन करी होंगी, और आप में से कुछ जो लोग हैं उनको भी अपनी जॉइंट फैमिली पसंद नहीं आती होगी, या न्यूक्लियर फैमिली जो है आपको ज़्यादा पीसफुल लगती होगी, कि आपको लगता होगा कि अगर परिवार में इतने सारे लोग ये तू मैं करने के लिए नहीं रहते ना, हमारा एक सेपरेट कमरा होता, सेपरेट फ्लोर होता, हम ज़्यादा अच्छे से अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते थे। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे तरह के फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इन सारी इम्पैक्ट, इन सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट निकला फ्रेगमेंटेशन लैंड होल्डिंग पर। कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, आने वाली जनरेशन ने अपनी अपनी लैंड को अलग कर लिया। आपका कोई बेटा है या बेटी है, कल को अगर उसको जाकर कहीं और काम करना है, उसको एमएनसी वगैरह के अंदर काम करना है, उसको नौकरी मिल गई है अमेरिका में, यूरोप में, वो करके, अब आप उससे ही एक्सपेक्ट करो कि नहीं यार तुम लोग ना कभी अपने तीनों भाई मिलकर खेत मत बेचना, ये पड़े रहने देना प्रॉपर्टी, तो पर्सन उस इनकम को अपने जीवन को और बेटर बनाने के लिए यूज़ कर सकता है। हमारे देश में एक चीज़ आती है लैंड को लेकर इमोशंस, जैसा कि मैंने आपको एग्रीकल्चर लेक्चर में बताया, गवर्नेंस के लेक्चर में बताया, और मैं अक्सर आपको ये बताता रहता हूँ, हिंदुस्तानियों के ऊपर जो स्टडी करी जाती है, अगर आप उसके निचोड़ निकालो, 3 चीज़ हिंदुस्तानी आदमी कभी भी किसी की होते हुए नहीं देख सकता, ज़र, ज़मीन और जोरू। उसको नहीं पसंद कि उसकी गाय भेड़ बकरियों को कोई चोरी करे, उसकी ज़मीन के ऊपर कोई कब्जा करे, और उसकी बीवी से कोई बात करे। ये फिनोमेना है ज़र, ज़मीन और जोरू का, ठीक है। लिखना मत, एक कहावत के लिए ये यूज़ होती है, ये बात समझाने के लिए हिंदुस्तान की मेंटेलिटी को। तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू पे द लोन्स दैट दे हैव टेकन फॉर कल्टीवेशन एंड अदर डोमेस्टिक नीड्स, क्योंकि उनके क्रॉप फेल कर जाते हैं ड्रॉट की वजह से या फिर दूसरे प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब फैमिलीज़ के, वो इमर्जिंग जो
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो आप रूरल इकॉनमी की बात करो चाहे अर्बन इकॉनमी की बात करो। शहरों में इतना बड़ा फंडा नहीं होता, लेकिन बात ये होती है ना कि अगर शहरों में कोई कंपनी नहीं देखने वाली आपसे, कभी कोई कंपनी नहीं पूछने वाली कि अच्छा तुम एसटी हो, तुम ओबीसी हो, तुम अच्छा अपने गांव में तुम शूद्र के नाम से जाने जाते हो। कंपनी को शहरों में या शहर में जो मालिक होता है, फैक्ट्री वगैरह दुकानदार, आप मिठाई की दुकान पे काम करो, उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है। वो कभी आपसे नहीं पूछेगा तुम अपनी सरनेम बताओ, ये बताओ, वो बताओ, क्योंकि शहरी ज़िंदगी फास्ट होती है। वहाँ पर अगर आप ये सब करने लगे तो आपका प्रॉफिट आपकी जेब से निकल जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है ना कि शहर में आने के बावजूद भी ऐसे लोग पॉवर्टी को फेस करते हैं, शेड्यूल SC ST के लोग, बिकॉज बैकग्राउंड जहाँ से उनका होता है, जैसे गांव वगैरह में, तो उनके कास्ट के बेसिस पर उनको कभी खानदान में इतनी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी। इनको क्या, इनके खानदान के लोगों को भी नहीं मिली थी, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, ठीक है। और दे वर डिनाइड एक्सेस टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज, स्कूल कॉलेज किसी ने जाने नहीं दिया, या फिर गांव में कॉलेज ही नहीं था। तो कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, उनके पास डिग्री नहीं थी। अब जब ये शहर में आते हैं और कोई कितना भी ग्राउंड लेवल पर इंसान जानता हो, कोई काम जानता हो, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, वो IITN पास आउट है, लेकिन वो गाड़ी के बारे में घंटा कुछ नहीं जानता, उसको बाइक स्टार्ट करनी नहीं आती है। उसकी बाइक अगर बीच रास्ते में खड़ा हो जाए, कहने के लिए वो IITN गोल्ड मेडलिस्ट है, वो कुछ नहीं कर सकता उस बाइक का। और एक पर्सन जो कि गांव से आया, मतलब मान लो, वो आराम से एक नई बाइक बना सकता है। डिफरेंस लेकिन फिर भी क्या है कि जो कंपनी है वो उस गोल्ड मेडलिस्ट को निकाल कर, IITN को निकाल कर क्या इस पर्सन को रख लेगी? क्या नहीं, क्योंकि रियलिस्टिक दुनिया में डिग्री बोलती है। ये चीज़ आपने 3 इडियट्स में भी देखी होगी। वो उसके नाम पर हाईवे कॉन्ट्रैक्ट्स और रेलवे प्रोजेक्ट्स लेता रहता है, ठीक है। तो इनके साथ ऐसा क्यों होता है, हम ये डिस्कस कर रहे थे। दे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द इमर्जिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द अर्बन एंड रूरल इकोनॉमी एज दे डू नॉट हैव नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स टू डू सो। वही वाली बात आ गई ना, डिग्री वाली बात आ गई। अ लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पुअर, और जिनको छोटा मोटा काम करना आता है, जिनके हाथ में टैलेंट है, स्किल है, जैसे शहर में आके चलो बैटरी रिक्शा चला लेते हैं, अपनी पंचर की दुकान खोल लेते हैं, गाड़ी ठीक करने की दुकान खोल लेते हैं, या कहीं पर मिठाई वालों के यहाँ, अग्रवाल सब्रवाल छोले भटूरे वालों के यहाँ, या फिर ये मॉल्स में, या कहीं ना कहीं हम काम कर लेते हैं। तो उनका मतलब कोई ना कोई काम लग जाता है, सैलरी आने लग जाती है, लेकिन फिर भी उनके पास इतनी बचत नहीं हो पाती कि बहुत ज़्यादा बल्क में पैसा बचा बचा कर वो गाँव अपने भेज दें। ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि शहरी ज़िंदगी के हिसाब से उनको जितना पैसा मिल रहा है, वो शहरी ज़िंदगी बहुत महंगी है, वो बहुत कॉस्टली है, घर का किराया देना है, राशन बहुत महंगा है। अब ये सब तो आप जहाँ पर काम कर रहे हो मॉल वगैरह में, या फिर वो तो कुछ नहीं होने वाला से। और बैटरी रिक्शा में, जैसे मैं मान लो एक एग्जाम्पल, रियलिस्टिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 5 लोग बैठ रहे हैं, वो एक राउंड लगा रहा है बैटरी रिक्शा, ठीक है आपका। अब आपने उसको लोन पे ले रखा है, क्योंकि बैटरी रिक्शा लगभग 1.5 लाख रुपये का आता है, 1.5 से 2 लाख रुपये का आता है, ठीक है। अब उसमें एक पर्सन आगे और 4 लोग पीछे बैठे हुए हैं। आपका एक चक्कर लगा, आपका 50 रुपये बन गया। वहाँ से लौट कर आया, आपने 5 लोग और बैठा, आपका 100 बन गया। दिन में ऐसे आपने 10 चक्कर लगाया, आपके 1000 रुपये बन गए। महीने के ऐसे करके आपके 30,000 रुपये बन गए। लेकिन सारे दिन एक जैसे नहीं होते, तो हम ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं, पर्सन के 24 से 25,000 रुपये के आसपास बन गए हैं, 20 से 25,000 रुपये के आसपास बन गए हैं। अब उसमें उसकी किस्त भी जानी है, घर का किराया भी जाना है, उसका राशन भी जाना है। फिर गांव में बहुत टाइम तक बीवी बच्चे थे, अब वो भी बड़े हो रहे हैं, फिर उनको भी शहर बुला लिया गया, उनको भी पालना पोसना है। अब पर्सन जब गांव जाता है तो वो क्या बचा कर रह जाएगा? या गांव में अगर उसके बूढ़े माँ बाप अगर उसके पीछे साथ हैं, या अपनी वो बीवी बच्चों को भी छोड़कर आए, वो क्या भेज लेगा? और 2-4 हज़ार रुपये से फिर गांव में होगा ही क्या? तो इसलिए बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेशन में ये जीवन को छोड़कर, शहरी जीवन को छोड़कर दोबारा गांव चले जाते हैं, फिर खेती बाड़ी करने, या फिर कुछ ऐसे सीजन्स में जहाँ पर शहरों में काम नहीं होता। इसलिए जब कोविड आया था, लोगों को ज़्यादातर भरोसा, मजदूरों को ज़्यादातर भरोसा गांव में था, गांव पे विश्वास था, खेती बाड़ी में विश्वास था। इसलिए आपने एक रियल वीडियोस देखी होंगी टीवी पे, कितना ज़्यादा वो चला था कि मजदूर सारे लोग पलायन कर रहे हैं, यानी कि शहर को छोड़ छोड़कर पैदल पैदल ये लोग गाँव की तरफ भाग गए थे। क्योंकि आज भी गरीब आदमी का विश्वास जो रहता है वो खेती बाड़ी पर ज़्यादा रहता है, एज़ कम्पेयर टू कि शहर में आज नौकरी है कल नहीं है, क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स या डिग्री होती नहीं है। तो कभी यहाँ काम कर लिया, कभी वहाँ काम कर लिया, कभी इस मालिक ने बोल दिया कल से मत आना, कभी उसने बोल दिया यहाँ से मत आना। तो वो चीज़ है। कुछ लोग लेकिन उसमें भी बहुत फ़ायदा और अच्छे बिजनेसमैन वो बन जाते हैं कि पंचर की दुकान से शुरू कर रखा होता है, एक छोटी सी मिठाई की दुकान पर काम करने तो शुरू कर रखा होता है, और किस्मत ऐसी साथ देती थी, मेहनत इतनी साथ देती थी है, उनके हाथों में जो स्वाद होता है समोसे कचौड़ियाँ बनाने का, जिसको वो कि अपने शहरों से, अपने गांव से सीख कर लाए और वो शहरी लोगों को खिलाते हैं। तो लोगों ने ऐसे फिर बिल्डिंग्स भी खड़ी कर रखी हैं ऐसे तो शहरों में, लेकिन इसका ये जो सक्सेस रेशियो ऐसी स्टोरीज का वो बहुत कम रहता है। तो लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पुअर, ठीक है। और अभी एक ट्रेंड भी देखा गया था
श्रेया वो याद है हमने पढ़ा था कि जैसे तो हम अभी तक बोलते रहते हैं रूरल अर्बन माइग्रेशन, लेकिन अब ये फिनोमेना रिवर्स हो गया है, अब अर्बन टू रूरल माइग्रेशन दोबारा शुरू हो गई है। पढ़ा था ना हमने एक आर्टिकल इसके ऊपर ऐसा, ठीक है। तो लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पुअर इन इंडिया दे आर लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर, मतलब गांव में जो गरीब लोग हैं और शहर में जो गरीब लोग हैं। तो शहर में गरीब लोग आपको दिखते क्यों हैं कि गांव में गरीबी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो गांव से लोग माइग्रेट कर गए अर्बन एरियाज में, जिसको हम लोग रूरल अर्बन माइग्रेशन बोलते हैं, सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है जब हमारे देश में शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था? सेकंड 5 ईयर प्लान से आना शुरू हो गया था अच्छे से। वैसे तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी एक नींव तो थी, कुछ डैम प्रोजेक्ट्स वगैरह पकड़े गए थे, लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से सेकंड 5 ईयर प्लान से आना शुरू हुआ। तो हम इस डेट को, हम इस ईयर को पकड़ लेते हैं अराउंड 1956, 1960 पकड़ लेते हैं, चलो दूर दूर का, ठीक है। लेकिन तब से लेकर अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इट हैज़ नॉट बीन एबल टू एब्जॉर्ब ऑल दीज पीपल। अगर ऐसा होता तो जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा था हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। चाइना इसी चीज़ में रीड आगे लेता है, लेकिन भारत नहीं ले पाया। अर्बन पुअर जो है दे आर ईदर अनएम्प्लॉयड और इंटरमीडिएटली एम्प्लॉयड, यानी कि कभी काम है कभी नहीं है, एज कैजुअल लेबर्स। तो कैजुअल लेबरर्स आर अमंग द मोस्ट वल्नरेबल इन सोसाइटी, क्योंकि इनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट होते हैं, कोई एसेट नहीं होता, लिमिटेड स्किल्स होते हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और कोई एक्स्ट्रा बचत नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा सरप्लस नहीं होता, कोई सेविंग नहीं होती अपने आप का गुजारा करने के लिए। तो जो गरीबी है इट इज़ ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कि यानी कि अगर आपके पास रोज़गार नहीं है तो आप गरीबी के शिकार हो, और अगर आप गरीबी के शिकार हो तो आपके पास एक फिक्स रोज़गार होगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप जो काम धंधा कर रहे हो वो बरसों बरसों मालिक आपसे करवाते ही चलेगा, कोई गारंटी नहीं है। बेरोजगारी या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है एंड कैजुअल एंड इंटरमीडिएट नेचर ऑफ वर्क इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, जिसकी वजह से होता क्या है, ये मतलब ये जो फिनोमेना है, ये सारे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से होता क्या है, गरीब लोग कर्जदार बन जाते हैं, उनको कर्जा लेना पड़ता है गुजारा करने के लिए, छोटे छोटे काम करने के लिए। फिर वो कर्जा जो है बढ़ता चलता है, और जिसकी वजह से वो उनके जीवन में और गरीबी आती है। तो इंडेटनेस यानी कि किसी से पैसा ले रखा है उसको चुकाना है, इसका जो बर्डन है, इट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स कॉजिंग पॉवर्टी, ठीक है। Steep rise in the price of food grains and other essential commodities at a rate higher than the price of luxury goods, ये भी और ज़्यादा बढ़ा देता है दिक्कतों को, एंड डिप्राइवेशन ऑफ द लोअर इनकम ग्रुप्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स, इसकी वजह से भी गरीबी बढ़ती रहती है भारत के अंदर। इसने, इन सब फिनोमेना ने, इन सब चीज़ों ने, दिक्कतों ने दो तरह के ग्रुप्स जो हैं वो भारत के अंदर बना दिए हमारी सोसाइटी में। एक वो लोग जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, अच्छी इनकम वो अर्न करते हैं, ठीक है, एंड हु हैव ओनली देयर लेबर टू ट्रेड फॉर। एक तो ये ग्रुप हो गया जिनके पास अच्छी इनकम है, अच्छी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ग्रुप वो दोज हु हैव ओनली देयर लेबर टू ट्रेड फॉर सर्वाइवल, यानी कि उनको जो काम आता है सिर्फ वो वही काम कर सकते हैं, अगर वो काम मिल जाए तो उनका गुजारा चलेगा, तो वो रोटी घर पे ला सकते हैं। ओवर द ईयर्स गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडिया इज वाइडेंड। तो पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशन चैलेंज है भारत के लिए, दैट नीड्स टू बी एड्रेस ऑन वॉर फुटिंग। कुछ रह तो नहीं क्या हमारा? नहीं, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।